नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD, ये उनको होता है जिन्होंने कभी हाथ नहीं लगाई होती अल्कोहल को। इनटेक वाले होते हैं वो तो बड़े खुश होते होंगे कि इनका भी हो गया। मैम अगर हम अपना स्किन नेचुरली ग्लो कर सकते हैं तो लोग ग्लूटाथियोन पिल्स और ये इंजेक्शंस हो गए इसको क्यों बेसिकली इतना कंज्यूम करते हैं? दवाइयों से ज़्यादा सप्लीमेंट्स बिकते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, और इनको किसी की प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है। बात अगर करते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक ऑप्टिमम टाइम क्या है? 8 to 9 के बीच में ब्रेकफास्ट खाया तो वो उसको 12 to 1 के बीच में लंच कर लेना चाहिए। ऐसा भी कल्चर आना चाहिए कि हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, रिच इन फाइबर, रिच इन प्रोटीन। तो जो फैटी लिवर होता है वो फैट से नहीं होता, एक्सेस कार्ब से होता है। वो प्लेट तो इतनी सी प्लेट, उसमें वो ये सोचते हैं कि हम उसको बिल्कुल ओवरलोड कर ले जैसे दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर होता है इसका इफेक्ट होता है एज बैड एज नारकोटिक्स। चीनी खाते हैं और चीनी के ऑल्टरनेट में ये सब चीजें यूज कर रहे हैं। व्हाइट शुगर का सब्स्टिट्यूट हनी नहीं है, जैगरी नहीं है, खांड नहीं है, ब्राउन शुगर नहीं है। मेरी ड्रेस टाइट हो गई। अधिकतर आपने सुना होगा किसी भी फंक्शन में जाने से पहले हम बोलते हैं जरा चेक करना मेरा पेट तो नहीं दिखाई दे रहा। मेरी ड्रेस टाइट हो गई। शादी हुई, 1 साल बाद आप निकले मेरा सूट टाइट हो गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग अपने आप को फिट महसूस नहीं करते। हम थक गए, हम मोटे हो गए। कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा है, हम लोग बर्गर्स, फास्ट फूड, इतनी डिपेंडेंसी है हमारी कि हम लोग प्रॉपर एक हेल्दी डाइट खाते ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि एक दिन पूरा भूखा रह लेंगे, अगले दिन सोचेंगे हमारा वेट लॉस हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। हम लोगों को एक हेल्दी डाइट चाहिए, एक न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए और एक बैलेंस डाइट चाहिए जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हमारा एक मेटाबॉलिज्म, जो एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं, वो एक मिलना चाहिए बॉडी को। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी काम नहीं करेगी आपकी। अल्टीमेटली वो फैट एक्यूमुलेट होता ही रहेगा बॉडी के अंदर। और बहुत सी ऐसी चीज़ें मोटापे से जुड़ी हुई, जैसे आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में अमेरिका में 60% ऑफ द पीपल दे आर ओबीस। क्यों? क्या रीज़न है? डाइट अच्छी नहीं है या फास्ट फूड प्रेफरेंस है वहाँ पे? और यही ट्रेंड क्या हम इंडियंस अपना रहे हैं इसको? बच्चे आजकल बहुत मोटे हो जाते हैं। हाउसवाइफ्स आपने देखा होगा जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है मोटे हो जाते हैं। क्या हम ऐसी चीज़ें करें, क्या हम अपनी डाइट को इस तरीके से सुधारा जाए हमारे को अपनी डाइट में कि हम लोग अपने आप को फिट महसूस करें? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारी ये फैट की जो लेयर्स है, जो एक्यूमुलेटेड फैट है हमारी बॉडी में, वो कैसे कम करें? आज हमारे स्टूडियो के अंदर एक डाइटिशियन है, बहुत फेमस डाइटिशियन है, और मैं अभी हमारे तानिया जी को होस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। Welcome to the another episode of the Nick Nack Show. Today we have in our studio a dietitian, nutritionist, weight management expert, gut health expert, and promoter of healthy living targeting slow aging and longevity. She was empaneled with multiple chain of renowned gyms like Anytime Fitness and Gold Gym. She worked as a nutrition educator and health promoter for various brands like Tata Tea, Dr. Vedya, and many more. She is well known for her weight loss transformation, pregnancy, postpartum, menopause diets, gut healing. So let's welcome Miss Silver Sethi to the Nick Nack Show. बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पे। Thank you Tanya, thank you Ankit for having me here. Looking forward to a interesting conversation on health and fitness and wellness. मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। किस चीज़ की? पॉडकास्ट जब करना होता है तो आप जैसे जब गेस्ट सामने आके बैठते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल फैटी एसिड, एक फैटी मॉलिक्यूल सामने आके बैठ गए आपके। ऐसा नहीं है। जो दिखता है ज़रूरी नहीं है वो फिट है। बहुत बार ऐसे होता है कि आप किसी फिट बंदे को देखोगे और आपको लगेगा वाओ ऐसी बॉडी होनी चाहिए, बट डू यू इवन नो अंदर से क्या चल रहा है? सो आजकल हेल्थ एंड फिटनेस शुडंट जस्ट बी अबाउट हाउ यू लुक, इट शुड बी अबाउट हाउ वेल प्लेस्ड यू आर इंटरनली। आपकी इंटरनल ऑर्गन हेल्थ कैसी है, आप में कितनी एनर्जी है, आपको डिजीजेस तो नहीं है,
लीडिंग अ डिजीज़ फ्री लाइफ, फीलिंग एनर्जेटिक एंड बीइंग एबल टू डू एवरीथिंग। जैसे आप अगर एज हो रही है आपकी, अगर आप स्लो डाउन हो रहे हो इन अ सटल, इन अ ग्रेसफुल मैनर, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको इतना दर्द होता है, बॉडी में प्रॉब्लम्स होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो अगर आप पतले भी हो तो आप फिट नहीं हो, आप काफ़ी अनहेल्दी हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप में एनर्जी है और अगर आपकी इंटरनल हेल्थ एनर्जी तो है, सही है, एनर्जी तो थोड़ा है, बहुत वेट ऊपर नीचे उसको तो आराम से मैनेज कर लेंगे, कर सकते हैं। डेफिनेटली करेक्टिव ईटिंग से सब कुछ मैनेज हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि मेरे को खाना छोड़ना पड़ेगा पतले होने के लिए, मतलब आई विल हैव टू गिव अप द फूड इफ आई वांट टू लूज वेट। ये एक्चुअली हम लोगों ने बचपन से सुनी है ये चीज़ें, और मैं तो खाना छोड़ना नहीं चाहता। तो देखो ऐसा है, खाना तो छोड़ना और नहीं छोड़ना सेकेंडरी बात हो जाती है। पहले तो आपको जो हमारे को एक जो हवा बना के रखा हुआ है हमने, डाइट। सो बेसिकली डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्शन, डाइट मतलब आपकी खुराक, डाइट का मतलब होता है खुराक, कि आपकी डाइट में आप क्या खा रहे हो। आजकल तो ऐसा लगता है डाइट मतलब कि हाँ, आपको भूखा, डाइटिशियन कहते हैं हाँ, कि भूखा रखेगी। जब भी कोई कहता है मैं डाइट पे हूँ तो उसको लोग समझते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग पे, बट हम सब एक डाइट पे, हम सब एक डाइट खाते हैं। सो इससे खुराक तो हमने खाना ही है। तो पहली बात तो डाइट से डरना नहीं है। आप खाना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपको भूखा रख के तो कोई वेट लॉस आप कर नहीं सकते। अगर आप एक दिन भूखे रह लो, दूसरे दिन भूखे रह लो, तीसरे दिन आपने डबल ट्रिपल खाना खा लेना है। सो यू जस्ट नीड टू मेक सम चेंजेस, सम करेक्शंस, समथिंग दैट सूट्स यू इन अ पॉजिटिव वे, वो आप करेंगे। और समथिंग दैट इज़ नॉट सूटिंग यू, इट इज़ क्रिएटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू योर हेल्थ, वो खाना को हम ओमिट करेंगे। और ये इट इज़ नॉट लाइक अ लाइफ लॉन्ग थिंग दैट यू नीड टू डू। थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट्स करोगे, बॉडी का सिस्टम अपग्रेड होगा, डाइजेशन अपग्रेड होगा, अब्जॉर्प्शन अपग्रेड होगा, मेटाबॉलिज्म अपग्रेड होगा, यू कैन री इंट्रोड्यूस दोज फूड्स। सो अ डाइट हैज़ टू बी वेरी स्मार्टली क्यूरेटेड, कीपिंग द प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट्स इन माइंड कि इस एज में इस बॉडी को क्या नीड है और उसका सोशल एनवायरनमेंट, उसका सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, बीमारियां तो नहीं हैं, वो खाने आपको देने चाहिए जो ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के आपको फ़ायदा देंगे। तो सब कुछ नहीं छूटेगा, कुछ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे तो मैम मैनेज करनी पड़ेगी। क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम इजीली वेट लूज कर सकें और Right. हमारी बॉडी में कुछ इफेक्ट भी ना पड़े? सबसे पहली बात है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक लेवल का कैलोरीज खाते हैं, उसको आपने अपना जो टोटल कैलोरी इंटेक है उसको कम करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी में इफेक्ट नहीं आएगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर इतनी बड़ी प्लेट खाना खा ली, ओके, जिसमें वेजिटेबल्स, दाल चावल, चपाती है, कर्ड है, और आपने इतना छोटा सा प्लेट खाया जिसमें एक फ्राइड पकौड़े हो गए और एक मीठी एक स्वीट डिश रख दी, जलेबी रख ली, तो दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, बट इट माइट बी द इक्वल कैलोरीज। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द राइट काइंड ऑफ कैलोरी दैट वी नीड। तो अगर आपने अपने टोटल कैलोरी को कम किया तो आपका वेट लॉस होगा। सबसे पहले आपको कैलोरी डेफिसिट में आना पड़ेगा। सेकेंडली आपको वो चीज़ें खानी हैं, जैसे मैंने एक प्लेट बताई आपको, जलेबी और जो भी आपने फ्राइड एक आइटम पकौड़े ले लिए, एक प्लेट में जलेबी पकौड़े, एक प्लेट में सब्जी रोटी है। अगर आप सब्जी रोटी खाते हैं तो आपको पेट जल्दी भरेगा और ज़्यादा भरेगा और आपको कैलोरी कम मिलेगा। अगर वो खाओगे उससे इतना मज़ा आएगा कि आप 2 प्लेट और खा जाओगे, उससे आपको 4 गुना ज़्यादा कैलोरी मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट फूड यू नीड टू ईट। तो उसके लिए आपको कैलोरी जो है डेफिसिट पे आना है पहले। सेकेंडली आपने डेंस न्यूट्रिशन, जो हमारी रोटी सब्जी की प्लेट हुई उसमें डेंसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, उसमें आपको फाइबर मिल गया, आपको बहुत सारा प्रोटीन मिल गया, आपको हाई थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी मिला, बट इट इज़ गिविंग यू अ स्लो डाइजेशन बिकॉज ऑफ द हाई फाइबर, इसीलिए आपको कैलोरीज कम मिलेगा और आपका पेट जल्दी भरेगा। बट ऑन द अदर प्लेट यू आर बेसिकली ईटिंग अ लॉट ऑफ कार्ब्स, फैट, जिससे आपको और प्लेजर मिलेगा और आप ज़्यादा खाओगे। तो आपने चॉइस ऑफ फूड्स जो है उसको ठीक से चूज़ करना है। फूड्स दैट आर हाई इन फाइबर, हाई इन प्रोटीन, विच इज़ गिविंग यू लेसर कैलोरी, क्योंकि वो आपका डाइजेशन स्लो करता है, वो वाला खाना चूज़ करना है, ना कि कार्ब्स। और थर्ड चीज़ ये है, अगर आप एक्टिविटी को प्रायोरिटाइज़ करते हो ना, तो आप
आराम से वेट लॉस कर सकते हो। अगर आपकी डाइट में आपने थोड़ी सी चेंजेस कर ली और अगर आपने अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ा दिया तो भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। एट द एंड ऑफ द डे दीज फ्यू एस्पेक्ट्स विल गिव यू गुड वेट लॉस। ज़रूरी नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है, सिंपल कंसिडरेशंस करना है अपनी लाइफ में और देन धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली इसको। Yes, see, that is the right way. Obviously, if a client comes to me and says कि I have a target, मेरे को सर्जरी के लिए प्रेप करना है बट डॉक्टर ने मुझे टच करने से मना कर दिया है क्योंकि मेरा वेट इतना ज़्यादा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, is not taking the risk of doing a surgery on me, then obviously I have to work hard. He has to work hard. We have to put a lot of restrictions and then we have to attain the targeted weight and the targeted fat loss. ठीक है, बट अगर आप मेरे पास आते हो कि भाई मेरा बस 3-4 किलो मुझे कम करना है बिकॉज आई वांट टू फील मोर एनर्जेटिक, आई वांट टू फील बेटर, तो हम उसको स्लो एंड स्टडी लेंगे। विल नॉट डिस्टर्ब यू, विल नॉट पुश यू सो मच के बॉडी एक जाके शॉक के स्टेट में आ जाए। थोड़ी देर आपने किया और फिर आपने छोड़ दिया, आपका वही हाल हो गया। So there is a different kind of approach that we will need to take for every client. And the best way is to enjoy your food, eat in moderation, stay active, be conscious. Don't eat when depressed, don't eat when happy. ठीक है, you don't have to. समझ ही नहीं पाया ये कॉन्सेप्ट, तो मुझे समझा दो एक बार। क्या होता है इंडिया में खाना इतना, आपने एक लाइन बोली अभी, डोंट ईट व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, ये तो समझ आती है। हाँ, एक आपकी जो दूसरी लाइन है ना, डोंट ईट व्हेन यू आर हैप्पी। सो फूड को इतना ज़्यादा हम वी ऑल इतना लैविशली वी आर ईटिंग। आप देखिए आपका पेट तो इतने से भर जाएगा खाने से, आपको 10 चीज़ों की ज़रूरत क्या है। आप अपने you are happy, you're celebrating, you see the wedding culture, you see the party culture, there is huge spread of food। अब spread है तो खाया जाएगा ना। अगर उसी स्प्रेड को अगर आपने कम कर दिया तो आप कम खाओगे, बट अब ये बातें किसी को बोल नहीं सकते बिकॉज द मोर यू ग्रो, जितनी आपकी प्रॉस्पेरिटी होती है उतनी आपकी टेबल और आपकी स्प्रेड बढ़ती है। So ultimately body तो आपकी है। इसीलिए कॉन्शियस होना, दैट्स व्हाई आई मेंशन दैट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। यू गो टू अ पार्टी, वी ऑल गो, मैं भी चाहती हूँ, बट ये नहीं कि जो मिल रहा है खा लूँगी। भाई बदन तो मेरा है, उठना तो कल सुबह मैंने, काम पे तो मैंने जाना, ड्रेस तो मैंने पहननी है, मुँह तो मेरा फूला हुआ दिखेगा। अगर रिटेंशन हो गया तो थोड़ा कॉन्शियसनेस अगर माइंड में आ गया ना तो बहुत बढ़िया होता है। चीट मील्स भी लें तो बहुत ज़्यादा इनटेक नहीं करना चाहिए, उसका एक लिमिटेशंस होनी चाहिए। लेट्स नॉट कॉल इट चीट मील, इट्स बेसिकली फूड इज दे मेक इट मेक्स अस हैप्पी। ठीक है, तो हम इसीलिए मैंने कहा था कि डोंट ओवर ईट व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, ट्रीट योर बॉडी एज अ टेंपल। मेरे को ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है जिसने भी ये बोली थी। चीट वर्ड देना ही नहीं, चीट इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ट्रीट, इट्स अ ट्रीट। आप अपने मनपसंद का खाना खा रहे हो, आप हाई फैटी, आप वो खाना खा रहे हो जिससे बचपन में खा के आपको इतनी खुशी मिलती थी। स्वीट्स एंड फ्राइड स्पाइसी फूड, जो भी आपका फेवरेट मेरा कुछ ना कुछ हमारा एक ज़रूर एक नॉस्टैल्जिया क्रिएटिंग फूड होता है। इफ़ वी आर नेमिंग इट चीट फूड तो पहले ही माइंड में नेगेटिविटी हमने खाने से अटैच कर दी। तो हमारा रिलेशनशिप वो खाने के साथ क्या हो गया कि ये तो तब खाना है जब चीटिंग करनी है, और चीटिंग इज़ अ नेगेटिव वर्ड। लेट्स नॉट कॉल इट अ चीट फूड, लेट्स कॉल इट अ ट्रीट फूड। सो खाने को हमने खाना है, आप कभी कभी ओवरबोर्ड। सो बेसिकली अगर आप 70-30 का रूल अपना लीजिए, 70% आप खाइए हेल्दी बोरिंग घर का खाना। बोरिंग नहीं होता हेल्दी, एक्चुअली लोगों ने चीट मील इसलिए इसका नाम दिया है, कुछ ज्यादा ही खा के अपना वेट बहुत ज्यादा गेन कर लेना, तो ये चीटिंग कम्स इन द माइंड ना, वो गिल्ट से आ रहा है। हुई और वो चीट मील तो का नाम इसीलिए ही दिया बेसिकली। चीट मील को ट्रीट मील करने के लिए 70-30 का रूल अपनाना है। 70% आप वो खाइए जो रिपीटेशन में आप खाते हो, जो रूटीन में खाते हो, जो घर में बनता है, जो सीजनल है, जो हेल्दी है, कम तेल में पका हुआ है, जिसमें न्यूट्रिशन है। ठीक है, और 30% आप वो खाइए जिसको आप इंजॉय करते हैं, which is your pleasure food, जब भी आप कंफर्ट फील करना चाहते हो। यस, तो 30% हम लोग क्या करते हैं, हम मेरे साथ भी ले लीजिए, मैं जो अभी तक जो करता था। में कितनी बार ये जंक फूड खाना चाहिए? देखिए वीक में 7 दिन होते हैं, जंक फूड की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, मैं कहूंगी कि योर ट्रीट फूड। सो ट्रीट फूड हमें पूरे मंथ में कब खाइए, ओके, बिकॉज आपकी क्वांटिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। जनरली वी टेंड टू ईट अ लॉट मोर व्हेन वी आर ट्रीटिंग आवरसेल्व्स रादर देन, बिकॉज हम कहते हैं हाँ कल जाना है, कल संडे है, कल मैंने बाहर खाना खाना है तो मैं अभी कम खाऊंगी पूरा हफ्ता।
तो इसीलिए आप एक बार खाओ। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनका काम ही होता है बाहर जाना, बाहर का खाना खाना, ट्रैवलिंग बहुत रहती है कॉर्पोरेट मीटिंग्स कल्चर होती में। है, यू नो योर वर्क लाइन इज लाइक दैट, यू डोंट हैव एक्सेस टू होम कुक्ड फूड्स, तो उनको बाहर ऑफन खाना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी क्वांटिटी कम रखते हैं, फिर वो दूसरे एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं, जैसे वो एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, वो अपना वर्कआउट का स्केड्यूल बढ़ाते हैं या वॉक करते हैं, अपने लंग्स को क्लैरिफाई करते हैं, ब्रीदिंग वगैरह से भी आपका काफ़ी अच्छा आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, यू फील मोर अलर्ट, यू फील हेल्दियर, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। पीपल आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन हाइड्रेशन। तो खाना इज़ नॉट दी ओनली एस्पेक्ट व्हेन यू आर गोइंग आउट। फिर ऐसे लोगों के लिए एक कॉन्शियस, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ फूड की तरफ आपका झुकाव होगा ही होगा, बिकॉज इट इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, फूड आपके लिए है, ह्यूमन के लिए फूड है या ह्यूमन फूड के लिए है? स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन है। फूड ह्यूमन के लिए है, हम लोगों के लिए खाना है, या हम खाने के लिए है? हम लोगों के लिए है ना खाना। तो हम लोगों के लिए खाना है, हम इसको रिवर्स क्यों बोलते हैं? हम जब आपने अभी बहुत अच्छी एक बात कही कि इतना वास्ट लेविश एक स्प्रेड लगा दिया जाता है, एक अल्टीमेटली एक जो डाइट होती है किसी की भी 200 ग्राम्स 150 ग्राम्स मैक्सिमम दैट वी कैन ईट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 ग्राम्स। और वो जब इतना लेविश जब स्प्रेड होता है तो अल्टीमेटली वी एंड अप ईटिंग ट्वाइस। स्नैक्स भी आ जाने दीजिए। वो सबसे पहले स्नैक्स की स्टार्टिंग कैसे होती है? पनीर के स्नैक्स, ऑल्सो फ्राइड, ऑल फ्राइड स्नैक्स। देखिए ये क्या है ना, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, जैसे जैसे आपका सर्कल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके खाने पीने का भी सिस्टम बढ़ेगा। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट आप अपने लिए नहीं खा रहे हो, आप दूसरों को खुश कर रहे हो, यू आर सेलिब्रेटिंग इट, यू वांट टू मेक श्योर दैट हम इंडिया में बहुत वेलकम में बिलीव करते हैं, और हम बहुत, सो दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम आवर ट्रेडिशन, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन आई से कि कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए। एंड आई ऑल्सो फील दैट गैदरिंग्स क्यों हम खाली फूड के अराउंड करते हैं? why don't we go on excursions? why don't we meet for a walk in the morning and then go for breakfast? Okay, why don't we sit over for a meditation or a yoga routine and then we break it with a simple tea and a coffee? Why is it that you always have to go out, party and drink इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा खाना? वो हर बार वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इनविटेशन आता है तो उसके बाद आता है ना ओवर अ ड्रिंक, वी हैव टू मीट ओवर अ ड्रिंक। वो कभी भी ये नहीं बोला जाता कि वी हैव टू मीट ओवर फॉर अ जूस पार्टी, और मेनी पीपल विल नॉट अग्री टू इट। सो ये लोगों को करना पड़ता है, एंड विच इज ओके। सो इसीलिए इट इज नोबडी एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ओन बॉडी, इट इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं कॉन्शियसली खाऊंगी, इट इज माई बॉडी। दूसरा जो भी कर रहा है उसको करने दीजिए। किसी और ने खिला लिया, पीयर प्रेशर हुआ, टेम्पटेशन हुआ, ठीक है, लेकिन अगर मेरा माइंड कॉन्शियस है और मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मैं नहीं करूँगी ओवरबोर्ड। आई विल गो, आई विल एंजॉय, आई विल हैव अ गुड टाइम, आई विल अटेंड एज मेनी पार्टीज एज आई वांट, आई जस्ट टेक वन ड्रिंक एंड रोम अराउंड। ज़रूरी थोड़ी है कि मैंने बॉटल खाली कर देनी है, ये ज़रूरी थोड़ी है कि जितना खाना है मैं तो ये ज़रूर खाऊंगी, मैं वो ज़रूर खाऊंगी। क्यों खा रहे हैं भाई इतना? क्या है? खाना है, वी आर गोइंग टू एक्सक्रीट इट आउट द नेक्स्ट डे। मैरिजेस में जब जाते हैं तो किनोआ बोलते हैं, किनोआ, कुछ लोग किनोआ बोलते हैं, कुछ लोग कीनोआ बोलते हैं, कुछ लोग और कुछ इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो उसका जो बाउल होता है, इफ़ यू आर गोइंग इन अ मैरिज ऑफ अराउंड गैदरिंग ऑफ 500 पीपल, वो इतने छोटे से बाउल में रख दिया जाता है। और जब दाल मखनी हम पनीर की बात करते हैं तो उसके वो हर 10 मिनट में रिफिल होती है। राइट। तो मैरिजेस में किसी को भी कीनोआ वो नहीं चाहिए। वहाँ पे स्प्राउट्स भी होते हैं, एक बहुत छोटी सी प्लेट में स्प्राउट्स, बहुत छोटे से बाउल में एक स्प्राउट रख दिए जाते हैं, बहुत छोटे से। बट लेट्स इवन इट्स अ बिग अचीवमेंट कि ये सारी चीज़ें आ गई है, एटलीस्ट इट्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। कुछ मैम टाइम ऐसा भी आएगा जब एक सेपरेट काउंटर्स होंगे, जैसे आजकल होते हैं ना कि इटालियन, देयर इज अ सेपरेट काउंटर फॉर इटालियन, देयर इज अ सेपरेट काउंटर फॉर साउथ इंडियन, मैक्सिकन और बहुत सारी चीज़ें। भाई स्वीट डिश तो खैर वो लाइन से ही लगती है, क्योंकि इंडियन वेडिंग्स के अंदर स्वीट डिश का अगर प्रॉपर एक 10-12 नहीं हो तो, क्योंकि सबको टेस्ट करनी है ना। हाँ देखिए ये तो एक ऐसा भी कल्चर आना चाहिए कि हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, रिच इन फाइबर, रिच इन प्रोटीन एंड विद लेस ऑफ ऑयल, यस। सो along with the calories. पूरा जो मेन जो बाहर के खाने को इसीलिए मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, या मुझे लगता है कि बाहर जो खाते हैं बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, इज़ बिकॉज द काइंड ऑफ ऑयल दैट यू आर यूजिंग।
outside is mostly creating a lot of inflammation in the body. कैलोरीफिकली भी अगर वो सॉर्टेड है, बट जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो हम बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड अप्रोच के साथ यूज़ करते हैं. हम अपने हाथों से बना रहे हैं, हम अपनी फैमिली को फीड कर रहे हैं. सो देयर इज़ सो मच ऑफ कॉन्शियसनेस. बाहर इट्स वेरी कमर्शियल. यू बेसिकली ट्रीटिंग पीपल सो दैट इट सेल्स फास्टर और इट्स टेस्टियर. उनका खाने का एक जो मेन मोटिव है वो डिफरेंट होता है. There's a taste and firstly the taste. So mostly it's cooked in vegetable oils, which creates a lot of inflammation in the body. और वो reheat करके oil use हुआ जाता है और वो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं because वो tasty इतने additives, इतने colors होते हैं जो थोड़ा सा बॉडी में खाली इन्फ्लेमेशन नहीं देते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाते हैं, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं उसमें. It affects your immunity. I think this is the only reason why we are seeing so many fatty liver cases. So fatty liver बाहर के खाने से होता है. The biggest reason for fatty liver is not eating fatty food. The biggest reason for fatty liver is eating carbs, excess carbs. I'll request you to ये audience को message दे दीजिए, strong message दे दीजिए audience को please. So जो fatty liver होता है वो fat से नहीं होता, excess carbs से होता है. Fat is not the enemy here. Your excess carbohydrates, especially packaged foods, breads, मिठाई, excess of fruit juices, corn syrups, जो बाहर का packaged food होता है that is overloaded with carbohydrates and that is simple fats, simple carbs and starches. तो आपने carbohydrate intake को कम करना है अगर आपका fatty liver हो, ना कि fat को. Fat हम उतना खाते ही नहीं हैं कि fat हो. So basically excess of carb, जब वो इतना ज़्यादा accumulation हो जाता है वो मेटाबलाइज होके फैट में जाके लिवर में स्टोर होता है, तब जाके आपका फैटी लिवर होगा. पहले सिर्फ जो ड्रिंक करते थे, अल्कोहलिक्स होते थे, उनको फैटी लिवर होता था, सिरोसिस होता था, लिवर कैंसर होता था, लिवर फेलियर होता था, ट्रांसप्लांट होते हैं जितने. मोस्टली पहले हम सिर्फ ये सुनते थे कि अगर किसी का लिवर ख़राब है तो हमारे मन में पहले ये हो जाता था कि हाँ भाई ये अल्कोहलिक होगा, यही होता था. अब ऐसा नहीं है. अभी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर देखो, ये होता है एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, NAFLD. ये उनको होता है जिन्होंने कभी हाथ नहीं लगाई होती अल्कोहल को. कैसे हो रहा है? वेजिटेरियंस को फैटी लिवर हो रहा है. जो अल्कोहल इंटेक वाले होते हैं वो तो बड़े खुश होते होंगे कि इनका भी हो गया. हाँ, आई मीन इट इज़ क्रेजी. यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, ना आपने लाइफ में कभी रेड मीट खाया है, ना आपने अल्कोहल पिया, बट आपका लिवर इतनी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है. वो इसीलिए होता है क्योंकि आप इतना एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना. दैट इज़ वेयर आई से दैट यू डोंट हैव टू ईट लाइक इट्स द लास्ट मील ऑफ योर लाइफ. आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टेबल और खाने का स्प्रेड बढ़ना चाहिए. विद टाइम यू सी पीपल आर ड्राइविंग टूवर्ड्स हेल्थ and fitness and are so concentrated on looking good, feeling good, is because this excess eating is not equivalent to growth. मैम आप किसी जब बुफे में चले जाइए, किसी जब 5 स्टार के बुफे मैं तो अपने बच्चों को बहुत हार्डली बुफे के लिए ले जाती हूँ. तो आप लोगों को ये देखिए, वो प्लेट तो इतनी सी प्लेट, उसमें वो ये सोचते हैं कि हम उसको बिल्कुल ओवरलोड कर ले जैसे दोबारा को भी मिलेगा ही नहीं. So this is basically playing with the psychology of the people. ना you get so much food in one go which is so tasty and carbs. So carbohydrate जो sugar होता है, इसका effect होता है as bad as narcotics. It's as bad as a drug. That's why हमारा sugar level इतने जल्दी बढ़ता है, diabetes, insulin resistance इतनी जल्दी होती है, क्योंकि हमें इतना pleasure. Whenever we are in pleasure or pain, we go for carbs. Okay. आजकल तो छोटे बच्चों में भी डायबिटीज की प्रॉब्लम्स हैं. Yes. बहुत ज़्यादा. बिकॉज हम कैंडीज देते हैं, पैकेज्ड फूड्स देते हैं, ब्रेड्स खाते हैं, कुकीज़ खाते हैं, इतना सब कुछ जो आप कार्बोहाइड्रेट जो है दैट इज़ बेसिकली, वो कार्बोहाइड्रेट का नाम आता है तो लोग बोलते हैं हम चावल छोड़ देंगे, रोटी छोड़ देंगे, पर आप बाकी चीज़ें तो खा ही रहे हो. बाहर का बेकरी का खाना खाते हो आप, इतना ज़्यादा ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज़ और कुकीज़ हो गई, पैकेज्ड फूड हो गया, आप पास्ता खाते हो, इतना ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ा का कल्चर है. सो वो कम नहीं होता, लेकिन रोटी राइस को ब्लेम करते हैं. तो आपने अगर थोड़ा सा कंट्रोल करोगे कार्बोहाइड्रेट को तो कुछ भी खा सकते हो. ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमें डाइट लेनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों या सीनियर सिटीजन्स हों या नॉर्मल
सो ब्लड शुगर जो है ना वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देयर यू विल फाइंड सो मेनी पीपल हु आर डायबिटिक्स एंड दे डोंट नीड शुगर. उनको मीठा पसंद ही नहीं है. मेरी क्लाइंट है एक, शी इज़ 98 kgs, उसको प्री डायबिटीज़ हो गया है. वो मीठा खाती ही नहीं है. उसको तो इनफैक्ट थोड़ा सा बीपी लो रहता है, तो शी इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स ईटिंग सॉल्टी फूड. सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल दैट शी हेट्स मीठा इतना कि उसको फ्रूट्स भी नहीं ज़्यादा पसंद है. सो हर किसी के बॉडी का एक डिफरेंट सिस्टम होता है, बट एवरीथिंग दैट यू ईट, चाहे वो किसी भी टाइप का कार्ब हो, चाहे शुगर हो, चाहे सॉल्टी हो, एवरीथिंग इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द बॉडी. ठीक है, वो बढ़ाता है आपका ब्लड शुगर. तो ये लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं. ठीक है, तो आपने अपना रोटी, ब्रेड, राइस का एक्सेस अगर है, नथिंग इज़ बैड, बट एक्सेस ऑफ दीज थिंग्स, अगर आप बाहर का आइटम ज़्यादा खा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपने कम करनी है. सो एवरी पर्सन रिएक्ट्स वेरी डिफरेंटली टू हाउ द कार्बोहाइड्रेट इज़ मेटाबलाइज्ड इन द बॉडी. आपको जिस चीज़ से आज डायबिटीज़ होगी, दूसरे किसी को उससे नहीं होगी. तो इट इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच. बट ऑल इन ऑल, हाँ, ऑब्वियसली जो आपके रिफाइंड शुगर्स होती हैं, उसकी पेस्ट्रीज हो गए, केक्स हो गए, कुकीज़ हो गए, बाहर के पैकेज आइटम हो गया, हमारा शुगर इंटेक कितना होना चाहिए? वी कैन नॉट कैलकुलेट टोटल शुगर इंटेक, बट आई वुड से अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, अगर आपने छोटी चाय की चमची 4 चम्मच भी अगर शुगर खा लिया, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग यू इफ़ यू आर मॉडरेटली एक्टिव. यू नो, हम वाइट शुगर को इतना ब्लेम करते हैं. ऑब्वियसली इट इज़ रिफाइंड. इट्स नॉट दैट आई प्रमोट दैट. इट्स नॉट अ गुड थिंग टू ईट अ लॉट ऑफ शुगर. हमारे यहाँ तो आती भी नहीं है. बट इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, इसका ऑल्टरनेटिव हनी और खांड और ब्राउन शुगर तो बिल्कुल भी नहीं है. जैगरी बिल्कुल भी नहीं है. दे आर ऑल गिविंग यू द सेम कैलोरीज एज यू गेट फ्रॉम व्हाइट शुगर. तो हम लोग भी खाते हैं, तो और खाइए ना, उससे न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है उससे, लेकिन कैलोरी तो आपको उतना ही मिल रहा है जितना हमें तो यही बताया गया है, यही चीज समझाई गई है कि दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट एंड द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेट यू कैन से टू शुगर. एंड ये एक्चुअली अल्टरनेट टू शुगर, बट इट इज गिविंग यू द सेम कैलोरीज में सेम है. हम लोग तो बेसिकली इसलिए खाते हैं कि आप बताइए खांड बनती किससे? शुगर केन. तो शुगर किससे बन रही? शुगर केन से. सिर्फ रिफाइनिंग का प्रोसेस का डिफरेंस है. इट इज़ वर्स. वाइट शुगर इज़ वर्स, बट कैलोरीफिकली दे आर ऑल सेम. इसका जो एक सब्सटीट्यूट बोलो आप, सब्सटीट्यूट हो गया मंक फ्रूट स्वीटनर, 0 कैलोरी स्वीटनर होता है. डेट्स इज अ वेरी गुड. ये आप हमारी ऑडियंस को प्लीज बता दीजिए. वाइट शुगर का सब्सटीट्यूट. मैम, आपको मैं प्लीज बीच में रोक रहा हूँ. आप इनको ये बता दीजिए कि जो चीनी खाते और चीनी के ऑल्टरनेट में ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, आप एक्चुअली उसका ऑल्टरनेट क्या है? ये आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दीजिए. उसका एक सब्स्टिट्यूट क्या है जो अभी आपने बताया? एक सब्स्टिट्यूट. व्हाइट शुगर का सब्स्टिट्यूट क्या नहीं है, पहले वो सुनिए. व्हाइट शुगर का सब्स्टिट्यूट हनी नहीं है, जैगरी नहीं है, खांड नहीं है, ब्राउन शुगर नहीं है. दे आर गिविंग यू द सिमिलर कैलोरीज लाइक यू गेट फ्रॉम व्हाइट शुगर. थोड़ा 1-2 कैलोरी ऊपर नीचे होता है, बट इट इज़ एज गुड एज व्हाइट शुगर इफ़ यू टॉक अबाउट कैलोरीज and the sugar content. The right kind of sweetener are natural sweeteners, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं रेज करता है, या जिनमें कैलोरीज कम होती है या 0 कैलोरीज होती हैं. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं. सो यू कैन हैव अ डेट सिरप. टेक सम डेट्स एट होम, उसको सीडलेस कीजिए, उसका आप सिरप बना के उसको यूज़ करेंगे, उससे आपका ब्लड शुगर नहीं राइज करेगा. सेकेंड इज़ मॉन्क फ्रूट स्वीटनर. ये मॉन्क फ्रूट से बनता है और ये आजकल अवेलेबल है, आपको अमेज़ॉन पे भी इजीली मिल जाएगा. और स्टीविया तो सबको पता है. स्टीविया लोग कम यूज़ करते हैं. ये भी नेचुरल प्लांट होता है स्टीविया का, उससे बनता है, इसीलिए कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये कौड़ा होता है. तो मैं तो ये कहूँगी सबसे अच्छी चीज़ है, आप अगर आपको मीठा उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट कभी कभी एक कॉफ़ी पी लिया, एक चाय पी लिया जिसमें आपको थोड़ी सी चीनी लगती है, तो उसमें अगर आपने 1/2 चम्मच चीनी का डाल दिया तो आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं होगा. हाँ, अगर आप कहोगे कि मैंने शुगर छोड़ दिया है और मैं स्वीटनर्स पे आ गई हूँ, लेकिन बाहर जाके आप पेस्ट्री खा रहे हो, केक खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, तो फिर वो इससे तो बेटर है वो सब मत खाओ, चाय में चीनी डाल के पी लो. सो इट्स बेसिकली हाउ यू आर मैनेजिंग योर टोटल शुगर इनटेक, and everything, all the carbohydrate is basically getting converted into sugar in the body. It's all the body को नहीं पता है आपने बर्गर खाया, आपने चावल खाया या आपने मिठाई खाया,
उसको ये पता है कि मेरी बॉडी, उसको ये पता है कि ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो है वो ही आपका ब्लड को जाके इफ़ेक्ट करता है, उसी से ही आपका ब्लड शुगर लेवल राइज होता है। सो या तो आप ओवर एक्टिव हो जाओ, मीठा पसंद है तो खूब दौड़ लगाओ। जो यंग लोग होते हैं ना उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट एज वी एज आफ्टर 25-30 ईयर, जिनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है डायबिटीज़ की, ओबीज होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ में होते हैं, दूसरे इंसुलिन रेजिस्टेंट बीमारियां हो जाती है उनको, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ा दो अगर आपको खाना पीना पसंद है। और अगर आपको खाना पीना पसंद है तो डाइट मत लो, बट एक न्यूट्रिशन काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे आ गया और आपके फैमिली में ऑलरेडी आपको पता है ब्रीडिंग ग्राउंड है आपकी बॉडी यूजुअली तो आप देखिए ना, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, आपका फैटी लिवर, ये सब चीज़ें तो आजकल बड़ी कॉमन हो गई है, तो इसलिए हाँ कॉमन हो गई। हम कई लोग तो मीठे को एक मील की तरह कंज्यूम करते हैं, या सो उनके लिए कितना इफेक्ट ये कर सकता है? बहुत बुरा इफेक्ट करता है फॉर वुमेन, यू नो, इट इफेक्ट्स द स्किन, जल्दी एजिंग होती है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो गए, ज़्यादा ग्लूकोज हो गया, क्योंकि ये हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, हमारा पीरियड साइकिल इफेक्ट होता है, पीसीओडी पीसीओएस होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वो भी इंसुलिन पे रिलाई करता है। इसीलिए तो ज़्यादा केसेस होने लगे आजकल, ग्लूटाथियोन ज़्यादा यूज़ करने लगे। ग्लूटाथियोन की इंडस्ट्री देखिए ना, कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। बोटॉक्स, व्हाट यू कॉल बोटॉक्स एंड द बोटॉक्स। मैम, अगर हम अपना स्किन नेचुरली ग्लो कर सकते हैं तो लोग ग्लूटाथियोन पिल्स और ये इंजेक्शंस हो गए, इसको क्यों बेसिकली इतना कंज्यूम करते हैं? देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज ग्रो। Okay, supplement industry is a huge money making market. We see pharma giants are booming, not just with allopathy medication but with nutrition supplements. तो आप आजकल देखिए दवाइयों से ज़्यादा सप्लीमेंट्स बिकते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, और इनको किसी की प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है। सो इट इज़ फर्स्टली इट इज़ very freely available, and also these are very highly marketed. Supplementation लेना I wouldn't say is the worst thing or the wrong thing, but just relying on supplementation and not concentrating on what you're eating is not the right thing to do. ठीक है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स आप करा लो, आप टॉपिकल एप्लीकेशंस लगा लो, बट बेसिकली ये टेम्प्रेरी इफ़ेक्ट्स होगा, इससे टेम्प्रेरी आपको रिलीफ मिलेगा। आपका स्किन जो है वो इंटरनली आप जो खाते हो, इट्स मोर concerning when you're not eating right and simply relying on these topical applications and aesthetic treatments. You do whatever you want, but you have to make sure that you're eating the right kind of food for your cell development and your skin growth, because that is what is going to give you natural skin glow. Artificial skin glow के लिए तो आप कर लो, जो इतनी सारी availability है, supplements खा लो, वो भी जाके एक लेवल के बाद आप इतना ओवर सप्लीमेंटेशन खाते हो, आपकी किडनीज कितनी इफ़ेक्ट हो रही है। इसको आप कोई भी सप्लीमेंट मार्केट में आया, आप कोई गिनी पिग थोड़ी हो कि आप अपनी बॉडी को उसको फीड करते जा रहे हो। एटलीस्ट चेक विथ एन एक्सपर्ट, इज़ इट सूटेबल फॉर यू। कंपनी ने उसमें क्या डाला हुआ है, आपको सारे लेबल्स तो रीड नहीं करने आते, यू नॉट एन एक्सपर्ट। एटलीस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। वी डोंट थिंक देयर इज अ मार्केट, you buy, there's a buyer's market, and that is being promoted by the seller. And because it is backed by science and research, we do it. So you cannot just, you don't consider yourself. I think the best thing to do is just treat your body like a temple. You're not a guinea pig. आप अपने पे एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करते हो? अगर आपको करना है कि एक्सपर्ट से ओपिनियन लो, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो करो। Yes, with age you need some support. I do not say supplements are bad. जब जाते हैं मैक्सिमम लोग हम देखते हैं, हमारे साथ भी वो बॉटल लेकर आते हैं खाली, शेकर जिसको आप बोलते हैं, 2 चम्मच प्रोटीन के पाउडर डालेंगे और वो उसमें लिखा होता है उनका। एक बार मैंने बॉक्स भी उठा लिया था, 1-2 बार तो मैंने भी पिया हुआ है। रोज को थोड़ी थोड़ी देर में कंज्यूम करते हैं। See, protein shakes are not bad. Protein shakes are needed for people who are working excessively और जिनकी प्रोटीन नीड्स पूरी नहीं होती है, but it has to be clean, it has to be suitable for your body and it has to be suitable for your body goals. ठीक है, और अगर आपका डाइजेशन है ठीक ठाक है, अगर आपको सूट हो रहा है तो आप लीजिए मैम। प्रोटीन भी, लेकिन अगर आपका अमीनो खाने एसिड्स से भी और क्रिएटिन भी, हाँ, तीनों चीज़ें
सो मिनिमम Consumption रखना चाहिए, इतना ज़्यादा ओवरडोजिंग हो जाती है, हम तो देखते हैं जो कि जिम जाते हैं उनका हाँ, बजट होता है सेपरेटली फॉर, बट देन इट्स नॉट एवरीबॉडी. आई हैव सीन सो मेनी एथलीट्स, you know, who are eating clean, who you see Virat Kohli, he is so particular about what he eats. He is the biggest star of India and he is a hero for the entire world. कितना simple खाना खाते हैं. He eats, he treats himself once in a while, but mostly he lives a very sane life. He is very disciplined. तो एथलीट्स को लेना पड़ता है प्रोटीन. The body will not, you know, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा खाने से उतना, क्योंकि अगर आपने सोचा कि मैंने 500 ग्राम चिकन खा लिया बस हो गया प्रोटीन, अगर आपको वो प्रोटीन जाके बॉडी में ब्रेक डाउन और अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, अगर आपको चिकन अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा अपनी बॉडी में, आपको यू नो गट इशू हो गया, उससे आपका पेट ख़राब हो गया, तो वो प्रोटीन तो आपको मिला ही नहीं. So I would say supplementation is not bad. Protein is not a bad supplement. It is needed if you know cannot, if you cannot fulfill it with your proper supervision and proper yes, guidance. and if you cannot fulfill it with natural sources, you know. मैम प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील क्या होनी चाहिए यार? So again, it depends from person to person. I am very good going to the gym in the morning. If I'm going in the morning, I don't need to eat anything. I feel very energetic in the morning. Okay, I need good hydration and maybe a very small piece of a coconut and some coffee maybe. Sometimes even that is not needed and I will go to the gym. But there are some people who feel very low on energy और जिनको बहुत ज़्यादा excessive weight training करनी होती है. अगर आप एक रेगुलर रूटीन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका होता है जस्ट फॉर लाइक यू एंड फॉर यू, रेगुलर इंडिविजुअल के लिए जिसका बस टारगेट है बॉडी मेंटेनेंस, 40 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है, दैट्स व्हाट इज़ इनफ फॉर अ डेली बेसिस. 5 days a week 40 minutes इज़ गुड फॉर यू. अगर आपका वैसा गोल है तो आप एक फ्रूट खा सकते हो, साथ में नट्स खाइए, आप ग्रीक योगर्ट खाइए, साथ में नट्स खाइए. सो कुछ सॉर्ट ऑफ गुड फैट्स इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी rather than just eating a bread or a चिल्ला और a पोहा. वो भी अगर आपको खाना है तो खा लो, क्वांटिटी को कम रखना है, बिकॉज वर्कआउट करोगे तो आपसे यू नो अगर डाइजेस्ट ही नहीं हुआ आपके तो पास ब्लैक कॉफी और ब्लैक कॉफी हो गई, ग्रीन टी हो गई. हाँ, ब्लैक कॉफ़ी ग्रीन टी अगर आपको सूट होती है अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्रीन टी बहुत आजकल ट्रेंड में है, बहुत कल्चर में है. ग्रीन टी इज़ वेरी गुड, फिल्ड विद पॉलीफिनॉल्स एंड इट गिव्स ग्रेट इफेक्ट्स. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड लेना चाहिए सबको. लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग देयर आर सम पीपल हु फील एक्सट्रीमली एसिडिक एंड डिहाइड्रेटेड विद ग्रीन टी. सो हर किसी को सूट नहीं हो रही होती और इतने सारे फ्लेवर्स के साथ आ रही होती है. सबसे पहले तो ग्रीन टी को आप प्योर लीजिए, ठीक है, और एम्प्टी स्टमक अवॉइड करेंगे, बिकॉज सबसे पहले उठ के जब आप चाय लेते हो कोई भी टाइप की, ग्रीन टी होगी, उसमें भी कैफ़ीन होता है. इट्स नॉट डीकैफ, इट हैज़ सम काइंड ऑफ कैफ़ीन टू इट. सो आप पहले ही एक फास्टिंग स्टेट में होते हो, बॉडी इज़ क्रेविंग फॉर सम हाइड्रेशन, फॉर सम न्यूट्रिशन, और उसको आपने ऑलरेडी कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी दे दिया. दीज आर बेसिकली डायूरेटिक्स. इससे आपका और भी पानी जो है बॉडी का वो सक करते हैं एंड एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो एसिडिटी हो जाती है. वेट लूज कर रहे होते हैं तो उनको एम्प्टी स्टमक क्या लेना चाहिए? जो वेट लॉस कर रहे होते हैं या जो वेट लॉस नहीं कर रहे होते, एम्प्टी स्टमक सबसे पहले तो पानी पियो ना यार. उठ के आप 8 घंटे 9 घंटे तो गुनगुना पानी, कोई ऐसी ड्रिंक या कुछ ऐसा कंकॉक्शन ले सकते हो आप सीजन के हिसाब से, क्योंकि जो वेट लॉस कर रहे होते हैं अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो मेथी दाना का पानी इज़ वेरी गुड फॉर यू. अगर आपको बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, कोरिएंडर वाटर इज़ वेरी गुड फॉर यू. चिया सीड्स लिक्विड वाटर में, चिया सीड्स इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ गुड फैट्स. सो अगर आपको एनर्जी चाहिए और आपको कुछ नहीं खाना है तो आप चिया सीड्स विथ लेमन वाटर ले सकते हो. यू कैन इवन हैव दैट एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक इफ़ यू आर ऑन अ फैट लॉस जर्नी. ओके मैम, व्हाट इज प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी हेल्थ के लिए? सो प्रोबायोटिक्स जो होता है वो आपके गट की फ्लोरा और फौना को मेंटेन रखता है. दीज आर बेसिकली गुड बैक्टीरियाज दैट योर बॉडी नीड्स. प्रीबायोटिक्स आर द फूड्स दैट द गुड बैक्टीरिया इज फीडिंग ऑन. उनका खाना होता है प्रीबायोटिक्स. लैक्टोबैसिलस इज अ प्रोबायोटिक. सो ये हमारी गट हेल्थ के लिए इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज ओवर टाइम ये होता है सबके पेट में मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होता है. बट जिनको गट की प्रॉब्लम्स होती है जैसे IBS, GERD,
कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है, किसी भी टाइप का क्रोन्स हो गया, अल्सराइटिस हो गया, कोई भी टाइप का आपका पेट का अगर आपको प्रॉब्लम है, क्रॉनिक लेवल पे एसिडिटी है, तो आपका डेफिनेटली जो गट है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसीलिए आपको प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की ज़्यादा नीड होती है। मैम जो कॉफ़ी और शुगर है वो हमारी गट हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? Coffee not necessarily will affect you until and unless you're allergic to it. And अगर आप कॉफ़ी में दूध डाल के पीते हो और अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो डेफिनेटली आपको फिर आप कॉफ़ी को ब्लेम करते हो. इट कुड बी द मिल्क एक्चुअली. कॉफ़ी बाय इट सेल्फ इज़ नॉट दैट बैड अगर आप लिमिट में लेते हो. अबाउट 300 mg एक नॉर्मल इंसान ले सकता है जिसको एसिडिटी और गट इश्यूज़ नहीं है. अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो कॉफ़ी माइट नॉट सूट यू. So again, it's a very individualistic, Depends on the body to body. Totally, diet, nutrition, what you eat, what he eats, and what I eat. How it affects my body is extremely individual. Assess नहीं कर सकते. इसीलिए मुझे लगता है कि जो गूगल पे डाइट्स होती है, the diet and food industry is booming, okay? But there are so many freebies available on Google, People tell me आप फ्री डाइट क्यों नहीं देते हो. मैं इसलिए नहीं देती, आप गूगल पे जाओ ले लो. Will it suit you? Doesn't work like that until and unless I understand what is right मैम for you. NRIs को भी ऑनलाइन डाइट प्रोवाइड करते हैं. Yes. I have a lot of clients across the globe. By God's grace, my retention is very good. आपके पास ऐसे भी कुछ लोग आते होंगे जो पता लगेगा कि जुलाई के अंदर मेरे को हॉलीडे पे जाना है एंड आई वांट अ बिकनी बॉडी इन जस्ट 2 months. तो वो ऐसे भी लोग होंगे कुछ. डेफिनेटली बहुत होते हैं. सबके गोल्स होते हैं, सबका ड्रीम होता है कि मैंने छुट्टी पे जाना है तो मेरे को अच्छा फील होना है, अच्छा लगना है. दैट्स नॉट अ बैड गोल. क्या कुछ ऐसे क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसी कौन सी डाइट प्रोवाइड करवाते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम उसकी बात करते हैं तो मैंने अपने पे एप्लीकेबल किया हुआ है इसको. मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे. मैंने इवन 1 month में अपना 5 to 6 kgs रिड्यूस किया था. राइट. सो इंटरमिटेंट उसके साथ मैंने कुछ अपनी ड्रिंक्स ऐड करी थी, जैसे लाइक चिया सीड्स ड्रिंक हो गई, टर्मरिक शॉट्स हो गए. और so these are not 0 calories, so you're not supposed to have this during your fasting window. फास्टिंग विंडो में आपने 0 कैलोरी लेना होता है, नहीं तो आपका फास्ट ब्रेक हो जाता है. ग्रीन टी ले सकते हो आप, 0 to 1 कैलोरी होता है. ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो आप वाटर कंकॉक्शंस ले सकते हो. घर पे जो सीड्स वगैरह होते हैं, लीव्स होते हैं आपके गार्डन में, मिंट लीव्स हो गया, बेसिल हो गया, जो तुलसी तो हर किसी के घर में होती है, उसका पानी पीजिए, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा. मैम एक ऑडियंस को मैसेज दीजिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअल में होता क्या है और ये कैसे ये लोगों पे इफेक्ट करता है और ये किन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. Sure. So intermittent fasting is a diet where you will fast. So you will fast from about 14 to 16 hours. When you're fasting, you're not feeding yourself any calories. It's a 0 calorie window. You can have liquids. Liquids like water, like green tea, like black coffee, like water concoctions. You can add some herbs in your water. You can add some spices in your water. You can add some lemon in your water. That's it. अगर उसमें आपने चिया सीड का पानी पी लिया तो आपका फास्ट ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज आपको कैलोरीज मिल गया. ठीक है. सो दैट इज़ नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग. सो फास्टिंग विंडो में आपने 0 to 1 कैलोरी का ड्रिंक्स लेना है और बाकी टाइम आपने कुछ नहीं खाना है. But in the long run, do you think is it sustainable? Another thing I want to just add for intermittent fasting. Intermittent fasting works for some, it doesn't work for some. Fasting कभी कभी आपको एसिडिटी देता है तो that's not the right approach for you. If it works for you, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपका फास्टिंग विंडो ख़त्म हुआ और जब आपका ईटिंग पीरियड है तो आप कुछ भी खाओ, then it will not work for you. In your eating window, you have to eat a balanced diet, a low calorie diet, which will then give you excellent results. But if you feel that it's not working for you, then you shouldn't force yourself, क्योंकि इसके ill effects भी हो जाते हैं. So again, it depends from person to person. किसी को excessive hypertension हो जाता है या BP drop हो जाता है या किसी को severe acidity या constipation की problem हो जाती है और किसी को बहुत सूट होता है. So आप भी ये सारी डाइट्स ना पर्सनली फॉलो नहीं करनी चाहिए. आपने किया, you are very lucky and I'm glad that you did it. But it's always good कि आप एक असेसमेंट करा लो. अभी आपका 5 to 6 kg लूज हो गया. How long do you want to continue with it is a question that you should ask yourself.
because he So was that's why we usually call these kind of diets like a fat diet. keto diet and this paleo and yeah. Atkins. 5 to kgs reduce करने के बाद हमें बैलेंस डाइट पे ही रहना पड़ेगा. Yes, there are people who have lost about 20-25 kgs also with this, but then you have to keep a very strict monitoring system. You have to make sure that their body is internally well balanced, and there are no problems which are rising up. आपको assessment करते रहना चाहिए, monitoring करते रहना चाहिए. Sustainable. Should sit back and review your diet. You have to follow it very consciously. Involve an accountability buddy. Involve an expert. Get your diagnostic tests and make sure that आपका weight loss हो रहा है, बाकी सब तो ठीक ठाक है कि नहीं. So weight loss is not just, this is a very small part of diet actually. Living a healthy lifestyle is so much more than just long term sustainable. तो जैसे अभी आपने बताया कि usually takes time. अगर आपको एक long term अपना एक maintain रखना है, yes, तो ये आपको एक culture बनाना पड़ेगा अपना कि have a healthy diet. Totally. Because diet is not a stress for you. Your food is your biggest support system. It's your fuel. You cannot. Basically, it's a stress buster. It's a fuel. आप उसको stress buster भी कंसिडर करते हो, बट वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, आपकी बॉडी को बहुत सारी नीड्स होती है. सो अ बैलेंस डाइट इज़ अ सस्टेनेबल वे ऑफ लूजिंग वेट एंड फैट in the long run and maintaining it. So the job is not just weight loss. The job actually, the main job begins when you lose the weight. How are you going to sustain? How are you going to maintain the lost weight? That is the major problem. अभी तो आप इतना strict diet कर रहे हो, उसके बाद क्या करोगे? लेकिन जब आप एक बैलेंस डाइट के साथ स्लो एंड स्टडी वेट लॉस करते हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि आपका हैबिट हो गया. फिर वो दैट्स योर हैबिट नाउ, दैट्स योर बॉडी इज adjusting to it. Why we are seeing so much of stress and anxiety among students these days? मतलब वो क्या कुछ हम तो अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि बेसिकली वेदर इट्स अ टेक्नोलॉजी और वेदर इट्स अ फूड हैबिट. सो आप क्या बोलना चाहेंगे कि बच्चों के लिए, आप विद चिल्ड्रन बिलो 15 years of age, what kind of diet they should follow? So there's a lot of pressure. उसके अंदर पेरेंट्स पीयर प्रेशर तो एक अलग चीज़ है. पीयर प्रेशर में तो आप अगर अपने आप को खराब कर रहे हैं तो डिजिटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल गया है. एंड we don't have playground children now. We have iPad children. तो पहले का कल्चर और अभी का कल्चर पोस्ट कोविड काफ़ी चेंजेस हो गया है. क्लासरूम लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा हमने स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया हुआ है. ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, सो वी कैन नॉट ब्लेम द चिल्ड्रन अलोन. वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट नाउ दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. ऐसे टाइम पे अगर स्ट्रेस हो रहा है बच्चे को ज़्यादा, तो बच्चा ज़्यादा कंफर्ट फूड पे जाता है. अगर उसकी एक्स्ट्रा इंक्लिनेशन हो रही है टू ईट कार्बोहाइड्रेट, सो एज अ पेरेंट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to not blame the child, to understand the condition and the situation. और वो क्यों एक ही टाइप के खाने पे जा रहा है. You also have to understand that that's the major growth spur time for a child. हमारी पूरी एज का सबसे मैक्सिमम जो ग्रोथ हमारे ब्रेन का, हार्मोन का, बॉडी का, प्यूबर्टी, इट्स द बिगेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ वेयर दे आर ग्रोइंग. ग्रोथ स्पर है. हमारी कैलोरी की नीड भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम. एनर्जी की नीड्स भी इसीलिए बहुत ज़्यादा होती है. सो अगर उसके इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा जंक फूड पे जा रहा है, तो सिर्फ ये नहीं कि उसको भूख लग रही है. देयर कुड बी अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स व्हिच वी आर नॉट कंसिडरिंग. सो एज पेरेंट्स वी ऑल्सो हैव टू स्टार्ट ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड्स. बच्चे वही जो घर में बनेगा या जो आप ऑर्डर करेंगे, क्योंकि उनको पेयर प्रेशर बहुत होता है बच्चों के. हम लोग बाहर भी बहुत लेके जाते हैं, स्पेंड भी बहुत करते हैं और बच्चों को खुश भी बहुत रखते हैं हम. अभी पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा. तो इस कल्चर में इसीलिए ज़रूरी है कि आप उनका एक्टिविटी, बाहर का टाइम, जो आउटसाइड प्लेग्राउंड टाइम जो है वो बढ़ाइए. आप अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट कुछ घर के चोर्स दे दीजिए उनको, कुछ टाइमलाइन सेट कीजिए खाने पीने का. थोड़ा तो मैनेजिंग, थोड़ा तो मॉनिटरिंग ज़रूरी है. और मैम जैसे लोगों का वेट एकदम से बढ़ने लग जाता है, तो
हॉर्मोन्स क्या ऐसा इफेक्ट करते हैं बॉडी पे? कभी कभी हॉर्मोन्स ही रीज़न होते हैं वेट बढ़ने का, बिकॉज हॉर्मोन्स अगर इम्बैलेंस होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, अगर आपका वेट बढ़ेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, फिर जाके आपके हॉर्मोन्स इफेक्ट होते हैं. सो इट्स अ वेरी इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप. 30s के बाद हमें स्किन की एंटी एजिंग के लिए क्या कंज्यूम करना चाहिए? If we are talking about anti-aging, it's a very broad spectrum, not just skin. पहले मैं आपको स्किन के बारे में बताती हूँ. एंटी एजिंग जब आप 30s के बाद, हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी वी लूज एंड वी स्टार्ट एजिंग, इट शोज ऑन द फेस. So skin is just an aspect of age, not the entire anti-aging is not based on skin. So for your, particularly for skin health, you have to make sure that you're not losing muscle. So exercising, eating a very high protein diet is very important ताकि आपकी जो स्किन की हेल्थ, सेल्स की हेल्थ है वो मेंटेन रहे. अगर हम अच्छे जो हमें खाना खाना चाहिए उसके बारे में बात करें तो बेरीज आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. वेजिटेबल्स जो है सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन सी रिच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो आपको कंज्यूम करना चाहिए. एंड यू शुड नॉट गिव अप फैट्स कम्प्लीटली. So fats are very crucial for, you know, the suppleness, the youth and the glow on the face. हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमारा वेट भी जल्दी बढ़ता है आफ्टर 30s क्योंकि स्किन ऐसे लूज़ भी हो रही होती है, थोड़ा सा रिटेंशन भी हो रहा होता है, तो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं. फैट्स को कल्प्रिट बना के रखा है, बट गुड फैट्स आर वेरी क्रूशियल. सो फैट्स नहीं छोड़ना है अगर आपको अच्छा स्किन चाहिए. यू हैव टू हैव गुड फैट्स, लाइक आपके नट्स हो गए, सीड्स हो गए, उसको रेगुलरली इंक्लूड कीजिए. घी ले सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, इसका कंजम्पशन रखना ही रखना है. नाउ मूविंग ऑन टू एंटी एजिंग एज अ होल. सो एंटी एजिंग का एक बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है. लोगों को लगता है एंटी एजिंग इज़ बेसिकली लुकिंग यंग एंड हैविंग अ ग्लोइंग स्किन. दैट्स नॉट इट. It is so much more than that. So anti-aging is basically a state where you feel young and vital and you look young and vital. अगर आपकी मूवमेंट की कैपेसिटी उतनी ही है जितनी आपकी कुछ सालों पहले तक थी, then you are young. अगर आपकी बॉडी में पेन्स, एक्स नहीं है, आपके घुटने नहीं दुखते, आपकी कमर नहीं दुखती उठते बैठते, आपका सांस नहीं फूलता है स्टेयरकेस चढ़ते हुए, आपको स्ट्रेस एंजाइटी से हेडेक, एसिडिटी नहीं होता है, दैट मीन्स यू आर यंग. आपकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी है, आपकी सेक्सुअल विगर अच्छी है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिविटी अच्छी है, आपका हेयर ग्रोथ, आपकी इंटरनल ऑर्गन हेल्थ ये अच्छी है, then you are young and vital. So anti-aging is basically feeling and being youthful and vital inside out, not just skin. देखिए स्किन तो या तो आपका सरफेस हो गया या बाय प्रोडक्ट हो गया. इट इज़ जस्ट दैट. बहुत कुछ है, हाउ यू फील एंड व्हाट इज़ योर एनर्जी लेवल, यू नो, दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ एंटी एजिंग. और एंटी एजिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है. एज तो हम करेंगे, इट इज़ इनएविटेबल. बेसिकली स्लो एजिंग है. और क्योंकि लोग इतने जल्दी, आप अपने फ्रेंड को मिलोगे 5-7 साल बाद, बहुत लोग बहुत जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं. वो प्रॉपर डाइट, अच्छी डाइट कंज्यूम नहीं करते हैं. आप अपना ध्यान रख रहे हो तो आप उतने बड़े नहीं लगते, आप यंग लग रहे होते हो. सो तब आ जाता है कि ये एंटी एजिंग कर रहे हैं और ये ध्यान नहीं दे रहे. यूजुअली ये बोला जाता है ना, एंटी एजिंग मास्क सुने हमने, एंटी एजिंग मेडिसिन. तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. सो बेसिकली इट इज जस्ट सो मच लाइक स्किन से रिलेटेड है ये सब. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. बहुत बड़ी है ना ये इंडस्ट्री. सो दीज ट्रेंडी वर्ड्स, यू नो, ये जो हमारे जैसे हम रील्स बनाते हैं उसमें हम हैशटैग्स जो डालते हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग्स डालते हैं. सो एंटी एजिंग एक वैसा हैशटैग आप समझ लो, बट इट इज़ सो मच मोर देन जस्ट स्किन. एक होती है यूथफुल स्किन हेल्थ, एक होती है एंटी एजिंग विच इज़ बेसिकली लॉन्जेविटी, टारगेटिंग स्लो एजिंग, ताकि आपकी जो बॉडी की जो आप देखो, सबने बड़ा होना है, सबने जाना है एक दिन. what is the quality of your life when you're aging? If you're able to do everything when you were 5 years younger, that means you are
एक्सीलेंट, या थोड़ा थोड़ा आपका स्लो एजिंग पे फोकस होना चाहिए, ना कि बिल्कुल खाली मतलब स्किन पे ध्यान होना चाहिए। आपको बस ये देखना चाहिए, जैसे मैंने एस्पेक्ट्स बताया आपको, आपकी ओवरऑल हेल्थ कितनी अच्छी है, दैट इज़ द मेन गोल ऑफ स्टेइंग यंग एंड वाइटल। सो एंटी एजिंग तो मेरे लिए तो एंटी एजिंग इज़ इक्वल टू स्लो एजिंग एंड लॉन्जेविटी, नॉट जस्ट गुड स्किन। और मैम कोलाजन कैसे बूस्ट कर सकते हैं, जैसे 30s के बाद भी कोलाजन की कम? Great supplement, you can take it. It comes in marine form, it comes in bovine form. जो हमारा काउ, बीफ और चिकन एंड फिश, ये सोर्सेज होते हैं। रियल कोलेजन हमको एनिमल्स से ही मिलता है। जो प्लांट बेस्ड कोलेजन है वो एक्चुअली कुछ करेगा नहीं ज़्यादा बॉडी में आपके, वो सिर्फ कोलेजन बूस्टर्स हैं। असली कोलेजन के लिए आपको एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन ही लेना चाहिए। सो बेसिकली कोलेजन इज़ नथिंग बट अ प्रोटीन। इट इज़ अ प्रोटीन दैट इज़ इन द बॉडी, बट वो विथ एज हमारा डिप्लीट होता है। स्मोकिंग बहुत इफेक्ट करता है, कोलेजन को डिप्लीट करता है। अल्कोहल एक्सेसिव लेंगे, टॉक्सिन्स जो बॉडी में जाते हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं, स्ट्रेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सारा हमारे कोलेजन को जो है उसकी कैपेसिटी को डिप्लीट करते हैं। सो नेचुरल फूड्स की बात करें तो सबसे अच्छा होता है बोन ब्रॉथ, मटन का सूप, जो जैसे जेल, जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हो, अगर आप कभी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जब वो फ्रिज में रखते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें एक जेलेटिन टाइप एक फॉर्म हो जाता है ऊपर सरफेस पे, दैट इज़ द कोलेजन। तो दैट इज़ द मेन सोर्स। फिर बहुत सारे वेजिटेरियन जो हमारे फूड्स होते हैं, ऑरेंजेस आर अ गुड सोर्स ऑफ कोलेजन बूस्टर्स। सो ग्रीन वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ कोलेजन बूस्टर्स एंड प्रोडक्शन। सो ये हमारी कोलेजन की प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग they are not the right sources of, plant is not the right source of collagen. Yeah. बात अगर करते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक ऑप्टिमम टाइम क्या है? ओके, सो ऑप्टिमम टाइम वो है जब आप गैप अपना कितना देना चाहिए इन 3 मील्स, मेजर मील्स के बीच में हम लोगों को? सो 3 मेजर मील, सपोजिटली अगर आप अपना 8 to 9 ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अगर आपका ब्रेकफास्ट डिसेंट है, सो अभी मैं ये बात कर रही हूँ एक एवरेज ब्रेकफास्ट और एक एवरेज इंसान की जो मॉडरेटली एक्टिव है। ओके, एन एडल्ट हु इज़ डिजीज़ फ्री, हु ईट्स मॉडरेट अमाउंट एंड इज़ मॉडरेटली एक्टिव, अगर उसने 8 to 9 के बीच में ब्रेकफास्ट खाया तो वो उसको 12 to 1 के बीच में लंच कर लेना चाहिए। एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का गैप आपका होना चाहिए एक मील का, ठीक है। जब तक आप, क्योंकि हम लोग इंडियन जो एक रेगुलर इंसान है वो ठीक ठाक ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट इज सपोजिटली अ हैवी मील, सो यू हैव टू गिव अ गैप ऑफ 3 to 4 आवर्स, ओके, देन यू गिव अ गैप ऑफ 3 to 4 आवर्स एंड देन यू हैव योर नेक्स्ट मील। चिल्ड्रन के लिए क्या होना चाहिए, मतलब टाइम पीरियड? सी फॉर चिल्ड्रन द एनर्जी नीड्स आर वेरी हाई, तो खाली खाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। उनकी एनर्जी नीड्स बहुत हाई होती है और उनको बहुत ज़्यादा कैलोरीज की भी ज़रूरत होती है, तो उनको टाइम टू टाइम खाना देना चाहिए। उनके लिए 2 to 3 आवर्स का टाइम रखिए मील्स के बीच में। हाँ, एज वी ग्रो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हमें उतने खाने की नीड होती नहीं है, ठीक है, लेकिन सही रहता है अगर आप लंच, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, इवनिंग में आप हल्का फुल्का कुछ स्नैक लीजिए एंड देन डिनर कीजिए। नहीं तो फिर बहुत सारा टाइम, अगर आप 4 आवर्स का गैप में अगर आपने लंच और डिनर कर लिया तो इतना सारा बाकी का टाइम में तो क्या खाओ। यूजुअली लोग देखा जाता है यहाँ पे लोग 9 या 10 बजे डिनर करते हैं और 11 बजे जाके सो जाते हैं। इज इट राइट? No, you should give about 2 to 3 hours to your body to digest the food, because as we are passing अगर out, आपको 10 बजे सोना है तो आपको 7 बजे खाना खा लेना चाहिए, फिनिश कर लेना चाहिए, फिनिश कर लेना चाहिए। यहाँ जैसे हम लोग जो करते हैं, आप लोग मैक्सिमम हमारी जो ऑडियंस जो सुन रही है 9 बजे खाना खाएंगे, 10 बजे जाके सो जाएंगे। तो इसका एक बहुत एक सिंपल फार्मूला ये होता है कि अगर तो आप बहुत एक्टिव हो रात को तो आप खा लो लेट, लेकिन रात को तो हम गिव अप कर लेते हैं। इट्स एक्चुअली वी आर स्लीपिंग, हम ऐसे सोते हैं, हम थक के सोते हैं, बिल्कुल पास आउट हो रहे होते हैं रात को। सुबह के टाइम हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, चल फिर रहे होते हैं। इंसान काम से घर आता है, ज़्यादा ही खाता है, कंफर्ट अपने जोन में होता है, थका हुआ होता है, बॉडी को रेस्ट चाहिए। हाँ, अगर आपका रूटीन है कि शाम को आपने
अच्छा खासा दौड़ लगाना है, वर्कआउट करना है, तो वो तो पॉसिबल होता नहीं है नॉर्मल इंसान के लिए। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए, बिकॉज शाम के बाद बॉडी उतनी एक्टिव नहीं होती मतलब है। आपका कहने का digest मतलब the है कि food. 3 घंटे का गैप 3 hours योर बॉडी विल नीड। अगर आप आपके एक सोने में, optimum, आपके खाने में, आपको आपके नींद भी डिनर, अच्छी आपके आएगी। डिनर में और आपके सोने में, यू शुड हैव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 3 आवर्स। जो कि Yes. हम लोग मैक्सिमम जो गलती करते हैं, जो एक मैम का जो कहना है, हम लोगों का जो वेट जो बढ़ता है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। और दूसरा, हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, और हम इतना हम लोग बॉडी को प्रेशर दे रहे हैं रात को सोते टाइम। एसिडिटी होती है, गैस होती है, इसलिए लोगों को रात को अक्सर हार्ट बर्न हो रहा होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, एंड देन दे ब्लेम द फूड दैट यू। मैम एक्चुअली लोगों ने इतना रूटीन खराब किया हुआ है ना, उनके सोने का कोई रूटीन है ना, खाने का रूटीन है ना, उठने का रूटीन है। और मैम लेट नाइट्स उनको मील्स चाहिए, बर्गर्स पिज्जाज ये सब चाहिए होते हैं लेट नाइट, उनके लिए क्या सजेशन है मैम? देखिए, लेट नाइट क्रेविंग्स की ना बहुत रीजंस होती है। एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी होता है, एक बॉडी की नीड्स भी होती है, आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी होती है, और एक आपका हंगर भी होता है, एक बोर्डम होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ट्रिगर दैट इज़ कोक्सिंग यू। इधर इट्स बोर्डम, या आपने खाना बहुत जल्दी खा लिया है, आपका खाना डाइजेस्ट हो गया है और बहुत कम खाया है, तो आपको फिर भूख लगेगी। आप बैलेंस्ड मील्स नहीं खा रहे हो, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, यू डोंट रियलाइज इट। यू माइट नॉट बी hungry, you might be craving for some nutrients, you might be thirsty, you might be sleepy, you might be stressed. So the easiest way to tackle these things is food. Late night snacking is mostly, from what I have understood in my line of work, इसके 2 reasons होते हैं। एक होता है boredom, और एक होता है stress. Okay, you're eating because you don't have anything else to do, and you're eating because you're actually thinking or worried about something else. When I say stress, it not has to be diagnosed as an anxiety or a depression. It's like you don't know what is the reason for your eating. You're occupied in your head, and that's where you're eating. You're not actually hungry. Yeah, and if you're hungry, then definitely either you're not eating a balanced meal, रात को खाना कम खाया है, या कोई nutrient deficiency। ट्रैवलर्स के लिए हम देखते हैं कि रेडी टू ईट मील्स आती है, ऑयल बेस्ड भी होती है, और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट हुआ है डी फ्रीज डिहाइड्रेटेड। राइट, आई एम नॉट अ बिग प्रमोटर ऑफ दैट। मुझे लगता है कि ट्रैवलर्स के पास भी ऑप्शन होता है। it's an easy option to बेसिकली आप जब देखेंगे कि इफ़ आई हैव टू ट्रेवल टू यूके और यूएस और एनी ऑफ द कंट्री, यहाँ सबसे पहले लोग क्या करेंगे कि कोई भी फेमस ब्रांड पे जाएंगे या ऑनलाइन जाएंगे, वो सारा का सारा आपका ऑयल बेस्ड फूड, 90% लोग तो ऑयल बेस्ड फूड मंगाते हैं, 10% जो अभी आजकल जो जैसे थोड़ा सा ट्रेंड में आया है डिहाइड्रेटेड डी फ्रीज। देखिए, इसका आपको समझना पड़ेगा कि क्या सोर्सिंग है। ओके, इफ़ यू ट्रस्ट द ब्रांड, इफ़ यू नो the production and the manufacturing, if you trust the brand but still that is oil based, that is not something that you should eat. It has a shelf life of 3 years. आप ये सोचिए, ये खाना कहाँ है? ये तो जैसे पिल खाते हो आप, पिल ही खा ली ना अपने, फिर तो मैगी उठा के खा लो, वो भी तो पैकेट से निकाल के बना दिया। ठीक है, कोई अगर आपको लगता है कि घर के खाने की याद आ रही है, कभी कभी दाल चावल नहीं मिल रहा है तो उसको निकाल के गर्म करके खा लो, तो यू कैन डू दैट, बट इट्स नॉट अ हेल्दी चॉइस, बिकॉज इसमें बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं, बहुत सारे इसमें कलर्स एडिड होते हैं। आप सोचिए, कोई खाना को पका हुए खाने को उसको आपने डिहाइड्रेट करके रख दिया, इससे बेटर है आप थोड़ा सा, अगर वो हम घर पे ही खाना यूज़ करें 3-4 दिन में तो वो ख़राब हो जाता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, हर जगह नेचुरल फ्रूट और वेजिटेबल्स तो मिलेंगे। Exactly. कुछ ना कुछ ऑप्शन तो आएगा ट्रैवलर्स के लिए जो बाहर रहते हैं। अगर हम बात करें इंडियंस की जो बाहर रहते हैं, जो घर के खाने पे या जो हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, देर आर सो ईजी ऑप्शंस अवेलेबल दीज डेज। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एयर फ्रायर आ गया है, एग बॉयलर आ गया है, राइस मेकर आ गया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट पुट योर फूड एंड यू गो टू द वॉशरूम, क्लीन अप, कम, योर फूड इज़ रेडी। अगर आप इतना भी अपने लिए नहीं कर सकते हैं, देन व्हाट इज़ द पॉइंट? दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल कि अगर आप ट्रैवलर है, आपको 10 दिन यूके जाना है, यूएस जाना है या अब्रॉड जाना है,
तो ये जितने भी फूड्स हैं, ऑयल बेस्ड फूड्स, जो कि आप अलग अलग ब्रांड से ले आते हैं, ब्रांड का नाम मैं लेना ठीक नहीं समझूंगा, या आप डिहाइड्रेटेड फूड्स, मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ डिहाइड्रेटेड फूड्स का। मैं 17 दिन यूएस गया और 17 दिन में से मैंने 15 दिन डिहाइड्रेटेड फूड खाया, तो मेरे को स्टमक एक हुआ, आने के बाद ब्लॉटिंग बहुत हो गई और वेट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 kgs वेट वॉज इंक्रीज्ड। मुझे ये सेटिस्फैक्शन थी कि चलो ये इंडियन फूड है, बट उस इंडियन फूड की जो सेटिस्फैक्शन जो थी, अगर मैंने शायद वहाँ पे फ्रूट खाए होते या लोकल मैक्सिकन खाया होता या और कोई लोकल कुजीन खाई होती, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि फूड नहीं अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर जगह आप वर्ल्ड वाइड चले जाइए। अभी मैं चाइना गया तो जैसे मैम आपने बताया, हम लोग अपना पैन और एक वो छोटा सा कुकर ले गए, हम लोगों ने राइस और भी एक्चुअली वहाँ पे वेजिटेबल्स तो आपको हर जगह मिलेगी जो कंट्री। डेफिनेटली एंड इट इज़ अ वेरी, देखिए जब भी आप अपना आइटिनरी बनाते हो, आपने कहाँ घूमना है, आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है, वो सब करते हैं। आपने क्या खाना है वो कोई नहीं करता है। अगर हम अपने घर पे भी कुछ बनाते हैं तो वो 3-4 दिन तक तो वो भी खराब हो जाता है। तो डीप फ्रीज तो देखो ना, वो कितने टाइम तक की उसकी, तो अगर वो रह रहा है जिंदा खाना आपका, तो उसमें कितने Automatically एडिटिव्स additives, हैं, दीज आर preservatives. वेरी कार्सिनोजेनिक। कितने सारे को कितना नुकसान पहुंचाएगा, आपके स्टमक को कॉम्प्रोमाइज करेगा, आपको मैंने तो आपको जैसे बताया ये चीज़। एसिडिटी, ब्लोटिंग तो इसका बहुत कॉमन एक यू नो एक। अच्छा, सेकेंडली एक और चीज़ होती थी कि वो हम लोग एडिक्शन हो गई थी उस फूड की मेरे को आफ्टर फ्यू डेज, कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को और कुछ खाना ही नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि MSG, मुझे लगता है कि MSG बहुत इसमें यूज़ होता होगा। डेफिनेटली होता है। आपको अब देखिए, हर लेमैन विल नॉट पिक अप द लेबल एंड स्टार्ट रीडिंग इट, पूरा ना उसको समझ आएगा, ओके। बट जस्ट बिकॉज इट्स इंडियन फूड, इट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट्स स्टिल कमिंग इन अ पैक. You know, you don't have to think emotionally, you have to think very consciously. Go down, check out, there are so many Asian places, there are so many Mexican places, there are so many local places. इनके खानों में salads कितना use होता है जो हम neglect करते हैं. We just blame their breads, but they also have some salads. Italians also, yeah, if you're a non-vegetarian, you can thrive on the high protein meats that they have. If you're a vegetarian, अगर आपको प्रोटीन खाना है, आप चीज़ खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल तो हर कंट्री में अवेलेबल होता है, यू नो। एक आपसे एक लास्ट, एक हमारी ऑडियंस के लिए ना एक सजेशन दे दीजिए और एक मैसेज दे दीजिए। ये लोग सबसे ज़्यादा आजकल अल्कोहल का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सारे ही पीते हैं, कोई भी ले लीजिए, हम भी हो गए, कोई भी हो गए। उसके साथ लोगों की जो स्नैकिंग हैबिट है उसके ऊपर थोड़ा सा आप इम्प्रोवाइज कर दीजिए कि आपको, इफ़ यू आर टेकिंग अल्कोहल, व्हाट इज़ द बेस्ट स्नैक यू कैन टेक। आप अभी इतना तला हुआ जो स्नैकिंग लेते हैं, उसके ऑल्टरनेट्स, 2-3 ऐसे ऑल्टरनेट्स आप बता दीजिए, क्योंकि लोग बहुत सारी पीनट्स खा जाते हैं। जैसे आपने बताया नट्स इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट कितनी वॉल्यूम, बहुत सारी पीनट्स खा जाते हैं। देखिए, जब आप अल्कोहल इनटेक लेते हो तो पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि अल्कोहल से आपको जो है एक सेडेटिव इफेक्ट आएगा, तो आपकी कॉन्शियसनेस लूज़ होगी। तो आपको, अगर आप ओवर कंज्यूम करोगे तो आपको खाने पीने पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा। न्यूट्रिएंट लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, उसकी वजह से भूख ज़्यादा लग रही होती है। एक्चुअली भूख नहीं लगी होती है, इट इज़ बेसिकली डिहाइड्रेटिंग यू, ओके। तो इसीलिए आप ज़्यादा खाते हो। तो अगर आपको कंसिडरेशंस करनी है अल्कोहल के साथ, सबसे पहले तो प्लान करना चाहिए। जिस दिन अल्कोहल पियोगे आप, तो 30 ml इज़ व्हाट यू शुड कंज्यूम। इतनी तो फैक्ट देते हैं मैम, इतनी तो फैक्ट देते हैं लोग। It's not that I'm promoting it, no, but if you are bound to go to a social circle, which will आपको पीना ही है, तो एक ड्रिंक लीजिए। You can have a tequila, which is a very low calorie option. Don't use aerated bicarbonated ड्रिंक्स, उसके साथ उसमें जूसेस या सोडाज ये सब मत डालिए। आप कॉकटेल्स मत लीजिए, जस्ट ऐड सम वाटर टू इट, हैव सम लेमन उसके साथ में। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रोलाइट का डोज ले लेना चाहिए नेक्स्ट डे पे, या आप उसके पहले सारा दिन 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी पीजिए। सॉल्ट्स का इंटेक सही रखिए।
अगर वो करेंगे तो ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील नहीं होंगे। और खाने पीने की जहाँ बात आती है, लिमिट में खाइए, घर से खा के आइए ताकि आपको उतनी भूख नहीं लगे बाहर जाके। और खाना भी है तो थोड़ा थोड़ा सा खाइए। यू कैन हैव सम सैलेड, डोंट ऑप्ट फॉर अ लॉट ऑफ डीप फ्राइड फूड्स बिकॉज आपको और ज़्यादा एसिडिटी और टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। नेक्स्ट डे आपको काफ़ी दिक्कत बहुत सारे होगी। चिप्स खा लेते हैं। यस, तो फ्राइड फूड से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी और अल्कोहल से ऑलरेडी आपका काफ़ी इफ़ेक्ट आ रहा है बॉडी में, ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वो डबल अप हो जाएगा। सो यू कैन ऑप्ट फॉर ग्रिल्ड ऑप्शंस, यू कैन ऑप्ट फॉर सैलड्स। पीनट आप खा सकते हैं बट थोड़ा कम खाइए। एंड मेक श्योर योर आपकी ड्रिंक के साथ भी आप पानी पीते रहें कंटिन्यूटी में। यू नो, जस्ट स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन बेसिकली डिस्टर्ब हो रही है, इसीलिए उल्टा पुल्टा खाना ज़्यादा खाया जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग, हमारा मिनरल विटामिन का जो कॉम्बिनेशन है वो ख़राब हो रहा है, इसीलिए वी आर गोइंग टूवर्ड्स फूड। एक्चुअली यू आर नॉट दैट हंग्री। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा मेरी co-host से कि आपको वर्ड ऑफ थैंक्स। Ma'am, we are glad to have you here. Thanks for coming to our show. Thanks a lot for having me. Thank you. It was a great discussion. Thank you. And And nice meeting you. nice meeting you guys. And I hope the audience has got some insights. And if you guys think that you have some questions and you would want a direct consultation with me, there will be my numbers and the website link and the clinic link also. You can connect with me and let's take your health to the next level. Thank you. Thank you. Thank you so much.